नमस्कार। यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम 2020 का जो क्वेश्चंस पेपर है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 है और आज इस लेक्चर में हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वे सभी प्रश्न हमारे पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस से संबंधित होंगे। यदि हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 2020 में 21 रही, इकोनॉमी से 16 प्रश्न पूछे गए थे और साइंस से 13 प्रश्न पूछे गए थे। इसके पहले के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 19 थी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 20 थी। वहीं हिस्ट्री से कुल 24 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसको प्री एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट, इन सेगमेंट से पूछे जा रहे जो प्रश्न हैं इनकी संख्या के आधार पर समझ सकते हैं कि इन विषयों का कितना ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इस आधार पर भी अपनी एक आप बेहतर रणनीति बना सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए। हम पहले प्रश्न पर चलें तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 9 है और 6 है, 3 है और 4 का है। ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं और जो सही विकल्प होना चाहिए वो विकल्प ए होना चाहिए होगा। और मैं आपको बता दूं कि आयोग पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय शासन स्वशासन की बात की जा रही है यहाँ पर आयोग हर बार यहाँ से 2 या 3 कुछ प्रश्न तो पूछ ही ले रहा है। तो आप क्या करिए कि इस सेगमेंट, ये जो आपका टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, इसको आप ठीक से पढ़िए क्योंकि प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था की थोड़ा इसके पृष्ठभूमि पर मैं बात करूँ तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसी संविधान संशोधन के ही माध्यम से संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यह जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर दी। ठीक है, और जो पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है वह कौन सी डेट है? 24 अप्रैल 1993 ही है। वहीं जो 74वां संविधान संशोधन था 1992, उसके माध्यम से नगर पालिका की स्थापना की गई। व्यवस्था नगर पालिका जो संस्था है उसको क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, साथ ही साथ 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारा यह और ये जो नगर पालिका है जो प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू की उसकी जो डेट है 1 जून 1993 है। तो आप इन सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिए और अच्छे से आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से बार बार बन रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न थोड़ा आज ऊपर नीचे हुआ है आप इस पीडीएफ में, तो आप थोड़ा अभी यहाँ पर तनाव मत लीजिएगा। एक भी आपके प्रश्न स्किप नहीं होंगे, सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इस लेक्चर का दूसरा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो यह जो अनुच्छेद है चर्चा में तब आया जब 370 जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था, जब इसको समाप्त किया गया तो उस टाइम पे भी यह अनुच्छेद चर्चा में रहा। तो 371 जो आपका या जे है इसके अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है कि एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है जो अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करता है और इन इलाकों के विकास के बारे में यह अनुच्छेद पूरी तरह से क्या है? समर्पित है। तो 77 का जो सही होना चाहिए विकल्प वो क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा। इसके पहले मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। जो भी विद्यार्थी कम समय में एक बार अपने पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ और अन्य विशेषताएं हैं आप देख सकते हैं। और आप दिए गए इन नंबरों पर देखिए, यहाँ पर नंबर गलती से मैंने क्रॉप कर दिया है, नंबर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर है आप नोट कर लीजिए। नंबर है 8840751912। ठीक है, 8840751912।
और दूसरा जो नंबर है वो है 9519780078। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ नंबर, जिसको लिखना हो देख लीजिए, 9519780078। और पहला ये जो मैंने लिखा था वो है 8840751912। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसमें ये है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। वही पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है कि तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया। इसमें जो हमारा प्रश्न, जो विकल्प सही होगा, एक मिनट रुकिए, जो विकल्प सही होगा वो 1992 होगा। ठीक है, क्योंकि तृतीय तल कब जोड़ा गया था, 1992। अभी पीछे मैंने चर्चा की आप प्रश्न पर। 1993 में ये क्या हुए थे, प्रभावी हुए थे, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ा गया वो पूछ रहा है, तो आप क्या सही करेंगे, सी करेंगे। कन्फ्यूजन हमें इस पर भी हो जाती है कि डी पे कुछ लोग कर देते हैं। आपको ध्यान देना है, जोड़ा है ये पूछा, ये नहीं पूछा है कि तृतीय तल किस वर्ष से प्रभावी हुआ, ऐसा नहीं पूछा गया है, सिर्फ जोड़ा गया पूछा है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत, देखिए अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन करना, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, उनके नामों में परिवर्तन करना, ये सभी अनुच्छेद 3 के तहत आता है। वहीं नए राज्यों के प्रवेश की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 2 से संबंधित है। तो इस सेंस में हम देखें तो ए, बी और सी जो है हमारा, ये क्या है, अनुच्छेद 3 के तहत आएंगे। लेकिन जो एक कानून द्वारा संभव नहीं है वो क्या होगा, वो डी है, जिसमें सही विकल्प होगा हमारा डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को। भारत का नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक होता है, ये महत्वपूर्ण अधिकारी होता है संविधान का। और आपको मैं बता दूं कि जो संसद के लिए जो विनियोग विधेयक होता है, उन पे जो मद होते हैं, जो खर्च करने के लिए जो राशि आवंटित की जाती है, उन सभी चीज़ों को ये क्या करता है कि देखता है, उनका परीक्षण करता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक हुआ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, इनके जो हटाने की जो प्रक्रिया है सेम है, विशेष बहुमत के द्वारा हटाए जाते हैं और संसद की इसमें भूमिका होती है। लेकिन वहीं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या सदस्य हों, उनको हटाने के लिए इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति देखता है कि यदि कदाचार या अन्य जो आधार हैं, उन आधार पर अध्यक्ष को देखता है कि वो उन चीज़ों पे, मतलब जो कदाचार हैं, इन सभी चीज़ों पे आधार पर वो फेल हो रहा है, तो वे क्या करते हैं, सिफारिश भेजते हैं उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस पर परामर्श करता है, और इसके बाद जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो हमारा जो इसमें होना चाहिए वो सिर्फ विकल्प सी सही है। तो यहाँ पर ये देखिए डी, जो हमारा सही होना चाहिए वो डी है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। देखिए राज्यपाल में तो पहले ही आप, ये विकल्प तो गलत ही है। भारत का निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत राज अधिकारी, ये सब गलत हैं। जो बी और डी में हमें देखना है। भारत में निर्वाचन आयोग क्या करता है, जो संसद, राज्य विधान मंडल हैं या राज्य विधानसभा हैं, इनके अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का काम भारत का निर्वाचन आयोग करता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन, नियंत्रण इसमें निहित होता है। मतलब जो विकल्प सही होना चाहिए वो हमारा डी होना चाहिए। और ए और सी को तो कॉमन सेंस से भी गलत किया जा सकता था। ये सोचना था तो आपको बी और डी के बारे में, और हमारा जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक है,
इसमें जो है जो आपका है, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी सुमेलित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद ये भी बी सी डी, लेकिन आयोग ने जो सही माना है इसमें कि जो सुमेलित नहीं है उसको सी माना है। लेकिन देखा जाए तो ये सभी जो अनुच्छेद हैं और जो इधर दिए गए परिषद आयोग, न्यायाधिकरण आयोग हैं, ये सभी इन्हीं आर्टिकल से संबंधित हैं। लेकिन आयोग ने क्या सोच करके क्या किया वो बात अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी सुमेलित हैं, लेकिन आयोग ने सी को सही माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो संथानम समिति की सलाह से ही क्या किया गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है कि जो आपके सामने ये 3 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 268 से 293 ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के संदर्भ में इन अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। तो आपका 268, 80, 76 जो है वो क्या कहाँ पर आ जाता है? 268 से लेकर 293 के बीच में। आपने केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि ए बी सी ये सभी क्या हैं? केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये आपके तीनों विकल्प गलत होते हैं, जो सही होगा वो डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। अब ऐसे राष्ट्रीय महिला आयोग नाम दिए गए हैं, आप हमेशा क्या करिए कि जो आयोग हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, जयंती जो पटनायक हैं ये पहली क्या है? महिला आयोग अध्यक्ष रही हैं 1992 में। और जो ममता शर्मा है ये 2011 में थी। और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जो हैं ये 2002 में थी। और डॉक्टर गिरजा जो व्यास थे वो 2005, गिरजा व्यास जो हैं वे 2005 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। अब दिक्कत ये है कि हमेशा आयोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ऊपर से 2 ले ले, नीचे से 2 ले ले। ठीक है, बीच का आप किसी को उठा रहे हैं तो वो कोई फेमस में हो या न्यूज़ में चर्चा में हो तब उठाए तो चीज़ें सरल हो जाती हैं अपने लिए। लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया, प्रश्न को कुछ ये टफ बनाया है। लेकिन आप इससे डीमोटिवेट मत होइएगा, 1-2 प्रश्न के ऐसे आ जाने से आप प्रभावित मत होइए। ठीक है, तब भी हम देखते हैं जयंती पटनायक जो हमारा होना चाहिए। फिर नीचे क्या, इनकी नियुक्ति का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कुर्सी से चुनिए। मतलब सबसे पहले एक आएगा ऑप्शन में। जिन विकल्पों में एक पहले नहीं दिया गया उसको तो पहले ही आप गलत कर दीजिए। यहाँ 2 है इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ भी 2 है गलत हो जाएगा। अब एक यहाँ पर आ गया। ममता शर्मा आप याद रखिए कि पद ये इसलिए भी पूछ लिया, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन रही। 2020 में मार्च की बात है जब निर्भया केस के जो अपराधी थे उनको फांसी दी गई थी। मार्च 2020 के आसपास की बात हो रही है। उस टाइम पे ममता शर्मा जो अध्यक्ष हैं ये न्यूज़ में थी, ये चर्चा में थी कि ये 2011 में जब निर्भया केस हुआ था तो उस टाइम पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे। इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उन अपराधियों को फांसी दिलवाने की बहुत ज़ोरों से मांग की जा रही थी, उन पर प्रेशर भी था। जब 2020 में फांसी उनको दे दी गई तो ममता शर्मा फिर से वापस में एक बार न्यूज़ में आई। तो इस सेंस में हो सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित आयोग ने अध्यक्षों पर पूछ लिया और थोड़ा टफ ज़्यादा ही पूछ लिया। तो अब देखते हैं हम हमारा सही कोड क्या होना चाहिए। जयंती पटनायक 1992, फिर इसके बाद 2002 है, मतलब 1 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 3 होना चाहिए, फिर 3 के बाद 2। ये है हमारा सही कालानुक्रम। देखिए कहाँ पर है, 1 4 3 2 ये है, तो ये हमारा ये सही होगा, सी गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का राज्य जो है 6 से है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भाग 5 से संबंधित है। जो भाग आपका 5 है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। ठीक है, तो जो यहाँ विकल्प गलत होना चाहिए, जो सुमेलित नहीं है वो क्या है? सी है। बाकी के तीनों विकल्प क्या हैं? सुमेलित हैं। तो आप एक काम करिए, ये भी आप ध्यान रखिए कि जो भाग हैं उनको आप याद रखिए। समझे, भाग 5 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, ये तो इजी था। तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति थी। 1950 में इसका शायद गठन किया गया था इस समिति का। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? नागरिकता से प्रश्न अभी फिर से आगे बनने की संभावना है, क्योंकि जो CAA है और जो NRC है, इन सब की वजह से नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, भाग हैं, इन सब न्यूज में हैं। तो आप याद रखिएगा कि अभी ये कितना आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और अनुच्छेद कौन से संबंधित हैं? तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आप याद करिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ आप याद कर लीजिए। 1 से 4 तक जो है भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से है। 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। 36 से 51 तक आपके क्या हैं? DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 51 ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 52 से लेकर के शायद 78 है तक आपका संघ आ जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित 5 से 11, जो हमारा सही विकल्प होगा वो C होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, सही बात है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और तथा संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो क्या होगा? A होगा। ठीक है, कि A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जो 91st आपका अमेंडमेंट था, उसमें क्या किया गया था? उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो आपकी विधानसभा है या जो संसद है, उसकी जो सदस्य संख्या है उसके 15% से ज़्यादा मंत्रियों की मंत्रिपरिषद में संख्या नहीं होगी। साथ ही साथ उसमें ये भी प्रावधान हुआ कि जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या होगी वह 12 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 12 है, लेकिन कुछ राज्यों में शायद छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा वो क्या होगा? B होगा सही। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किस वाद में किया है? गोलकनाथ वाद में किया, या केशवानंद भारती में, या शंकर प्रसाद वाद में, या सज्जन सिंह वाद में? यदि आपको याद हो, चंपकम दोराय राजन एक केस 1951 में आया। उसमें यही बात थी कि फंडामेंटल राइट्स को या DPSP को किसको प्राथमिकता दी जाए। तो इस केस में कहा गया फंडामेंटल राइट्स DPSP से ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये निर्णय देने के बाद जो संसद थी उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट के माध्यम से यह कर दिया कि सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि आर्टिकल 31 का उल्लंघन होता है तो वे न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे। आपको मालूम है कि जो आपका मूल अधिकार है 12 से 35, इसमें क्या है कि यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल 31 कहाँ आ रहा है? आपके मूल अधिकार में आ रहा है। तो जब यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ऐसा करती है, तो ये आर्टिकल 31 जो होगा वो उच्चतम न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। ये निर्णय दिया गया। फिर इसके बाद फिर इसको चुनौती दी गई, कहाँ? गोलकनाथ केस 1967 में। फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा देखिए भैया, आप फंडामेंटल राइट्स को ही प्राथमिकता देंगे, DPSP को नहीं। ये उन्होंने कहा। फिर संसद ने कहा ऐसा क्या? उन्होंने भी कहा लो फिर से मैं एक संशोधन करता हूँ। उन्होंने 24वां संशोधन कर दिया। फिर बोल दिया कि अब पूरे फंडामेंटल राइट्स में संसद को संशोधन करने का अधिकार है। फिर उन्होंने कहा कि 25वां संविधान संशोधन किया। फिर उन्होंने कहा
कि 39 बी और सी की प्राप्ति के लिए यदि मूल अधिकार 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। केशवानंद केस फिर आया 1973 में। इसमें क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है, संसद को कहा कि आपके जो ये 25वां संविधान संशोधन है वैध है, इसे हम अवैध नहीं मानेंगे, लेकिन अब भी आप समझ लीजिए यहाँ से हम एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देते हैं। क्योंकि उच्चतम न्यायालय को ये महसूस हुआ कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, हम कुछ देते रहेंगे निर्णय और संसद क्या करेगी, संशोधन करके फिर कुछ नए प्रावधान लाती रहेगी। तो उन्होंने कहा जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत हम देंगे उस सिद्धांत में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद आप मूल अधिकार में कहीं पर भी संशोधन करिए, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होना चाहिए वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से 40, 44, 48 ये सभी अनुच्छेद आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप अनुच्छेद कम से कम 51 तक तो याद ही कर लीजिए। समझ रहे हैं, आप ये याद कर लेंगे तो आप कई प्रश्न पॉलिटी के सही कर लेते हैं। फिर अब यहाँ पर जो है 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी सही है, मतलब ये सुमेलित हैं, ये सभी क्या हैं, सुमेलित हैं। 44 समान नागरिक संहिता ये भी सुमेलित है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण है वो आर्टिकल 50 की बात कर रहा है, 50 की बात कर रहा है। तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ठीक है, अर्हता रखता होगा। ठीक है, न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। देखिए, जो पहला विकल्प है ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा है ये गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी हैं इनका जो पारिश्रमिक होगा वो ना तो संविधान में निर्धारित किया गया है और ना ही संसद अवधारित इसको अधिकार है कि वह इनके पारिश्रमिक को निर्धारित करे। यह जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो हमारा जो विकल्प इसमें है दूसरा गलत है, पहला सही है। पूछ क्या रहा है, इधर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा आपका ए होगा, 93 का ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब वहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है और क्या है जो विषय हैं राज्य और केंद्र में स्पष्ट उनका विभाजन किया गया है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि आपातकाल की स्थितियों में भारत जो संघात्मक व्यवस्था है वह एकात्मकता की ओर मूव कर जाती है। आपातकाल के समय 360, 356 या 52 जो है इनके टाइम पे क्या होता है कि ये एकात्मकता का रूप धारण कर लेता है। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह एकात्मकता की ओर मूव कर जाती है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी सही है। कथन ए और कारण ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही होना चाहिए देखें तो पहला क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं करता। जो हमारा सही विकल्प होना चाहिए बी होगा। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, बी होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, धन विधेयक हो गया, विनियोग विधेयक हो गया, संवैधानिक संशोधन विधेयक हो गया, इन पर संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। जो हो सकती है वो सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक या जो वित्तीय विधेयक हैं उन पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो क्या होगा इसमें सही, हमारा ये होगा कि क्या पूछा था, किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, समान विधेयक। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 61, 67, 94, 90 ये कुछ अनुच्छेद के नाम हैं। मैंने आपको कहा कि 51 तक के अनुच्छेद तो आप याद कर लीजिए, लेकिन
जैसे ये हो गया 61, 67, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जब भाग 5 पढ़ रहे होंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो वहीं पर भी इन सभी अनुच्छेदों की चर्चा हुई होगी। जो अनुच्छेद 61 है वे राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा ये अनुच्छेद फेमस है, मतलब फेमस इस सेंस में है कि आप इसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं अपने सिलेबस के दौरान, या कभी कभी जब कब है वो डोनाल्ड ट्रंप 2020 में शायद, जब वहाँ पर महाभियोग की बात हो रही थी, उसी टाइम पर करंट अफेयर्स में राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो तुलना की बात की जा रही थी, दोनों जगह पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उनकी तुलना करनी थी। उस सेंस में क्या हुआ था कि करंट अफेयर्स में प्रश्न आए हुए थे, तो प्रश्न वहाँ से भी बने हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद जो 67 है, 67 है खा, यह उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो अनुच्छेद के बारे में मालूम है। अब सही कोड तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। ए का 2 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बी और डी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी है, बी का कितना है, तीसरा, देखिए 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ 4 है, ये गलत होगा। हमारा जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस स्थिति को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। देखिए ऐसा ये फैक्ट है, इसको याद करने का आज इस लेक्चर में, जैसे हमने अभी इसके पहले बताया आपको कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू की। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अब आप क्या करिए कि 24 अप्रैल जो आपका महीना, इसमें 2 महीने और जोड़ दीजिए, जैसे मई जून के बाद जुलाई आता है, और 24 में 2 पीछे चले जाइए, 22 आता है। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये हमें पता चलेगा 22 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ से याद कर लीजिए, आज के बाद शायद ये 2 तिथि आप नहीं भूलेंगे। बस 22 जुलाई हो गया। अब है 1950 और 48। आप ये समझिए राष्ट्रीय ध्वज एक संवेदनशील एक तरह से मुद्दा है। राष्ट्रीय ध्वज को तो अपनाना स्वतंत्रता के बाद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था कि एक राष्ट्रीय ध्वज होना ही चाहिए। तो इसके लिए विलंब करना कहीं ना कहीं हमारी क्या होती, एक भूल होती या मूर्खतापूर्ण नीति होती। इस वजह से तुरंत जो संविधान सभा थी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया वो 22 जुलाई 1947 इसकी सही डेट है। ठीक है, अब जो अगले जो हमारे प्रश्न हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसके पहले का क्या था, 97, अब 98। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था या किया है। तो योजना आयोग ने अलग एक व्यक्ति थे, इन्हीं के अध्यक्षता में अलग समिति का क्या किया था, गठन किया था। अलग समिति ने जो गरीबी रेखा जो मतलब किस पोषक तत्वों के आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि यदि गांव में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है और शहरों में 2100 प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो यह जो निर्धारण किया था अलग समिति थी। तो जो सही होना चाहिए, हमारा जो विकल्प सही होना चाहिए वो ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित सूचकांकों की बात हो रही है। मानव विकास सूचकांक जो हर वर्ष शायद दिसंबर के महीने में यह सूचकांक राष्ट्रीय विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये रिपोर्ट आती है, ये सूचकांक लागू किया जाता है। तो UNDP ने के द्वारा होता है। अब आयोग ने क्या किया कि दिसंबर जो 2019 में आया होगा, जो भारत की जो स्थिति रही होगी, उसको ना पूछ करके क्या पूछ लिया कि इस गणना में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, वो पूछ लिया। तो आप याद रखिए, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों गणना में शामिल होते हैं। जो गलत होगा वो डी है कि गणना में सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ये लुइस द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था गरीबी का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ों का सिर्फ अभाव। उन्होंने बताया गरीबी में शक्तिहीनता शामिल होती है, उनके अंदर जो लाचार जो होते हैं,
लाचार हुआ, शक्तिहीनता हुआ, निर्भरता हुई, इन सभी भावनाओं को भी गरीबी की संस्कृति में शामिल किया जाता है। तो ऑस्कर लुइस द्वारा इन्होंने भारत की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ जो सही होगा विकल्प ए होगा। अब देखिए समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस पर पहले हमें चर्चा करनी थी क्योंकि 63 के बाद इसके पहले का जो वीडियो हमारा था उसमें 63 प्रश्न पर 64 आना था। ये 64 क्या है 74 या 75 तक समान विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं प्रश्न। फिर इसके बाद हमें पॉलिटी के पे आना था, फिर इकोनॉमी पे आना था। मैं पहले भी बताया था कि पीडीएफ में प्रश्न ऊपर नीचे हुए हैं, तो इसको लेकर के आप तनाव मत लीजिएगा। प्रश्न कोई भी स्किप नहीं होगा, आप इस चीज़ को लेकर के आप सुनिश्चित रहिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है वो बताना है। लेक्सॉन और टेफ्लॉन जो ये है, ये एक मिनट क्या हो गया इसमें, ठीक है हाँ, जो लेक्सॉन और टेफ्लॉन है ये थर्मोप्लास्टिक है। मतलब कि इनको यदि गर्म किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं एक तरह से। इनकी जो लेक्सॉन और टेफ्लॉन ये जो थर्मोप्लास्टिक हैं ये नरम हो जाते हैं, और जब इनको ठंडा किया जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं। तो एक तरह से ये थर्मोप्लास्टिक है। वहीं जो नियोप्रीन है ये एक संश्लेषित रबर है जिसका प्रयोग उद्योगों में, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनमें किया जाता है, मजबूत पाइपों आदि को बनाने में। वही जो फाइब्राइन है ये आपका क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। इससे क्या होता है, रे से प्राप्त किए जाते हैं। तो हमारा जो सही विकल्प यहाँ पर होना चाहिए वो ए है कि कृत्रिम पदार्थ नहीं है, फाइब्राइन, ए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो मायोग्लोबिन हुआ, फिर हीमोग्लोबिन हुआ, ये सब में क्या होता है कि लौह जो प्रोटीन है ये विद्यमान होता है। तो हमारा जो यहाँ विकल्प सही होना चाहिए वो डी होगा। अगला प्रश्न है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जो जीन का जो डीएनए होता है जब उनमें अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह जो उत्परिवर्तन जो होता है, जो परिवर्तन होता है उसका जो कारण होता है वो या तो वायरस होगा, या कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न दोष होंगे, या पराबैंगनी किरणें कारण होंगी, या जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये सभी कारण होते हैं। जीन के भीतर जो अनुक्रम होते हैं उनके आधार में जो परिवर्तन होता है उनमें ये सभी कारण शामिल होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर विकल्प सही होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। फोटो सेल, पानी, सौर सेल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो ए होगा, फोटो सेल। फोटो सेल क्या करता है कि धुएं को डिटेक्ट करता है। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि आग लग कहाँ रही है, ये हमें मालूम पड़ जाता है। इसलिए फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक, अभी ऊपर हमने आपको क्या बताया, थर्मोप्लास्टिक, ये देखिए थर्मोप्लास्टिक वाले में लेक्सॉन और टेफ्लॉन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो ये देखिए जो टेफ्लॉन है ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन एक मिनट यार, ये बराबर वर्क नहीं कर रहा है, क्यों हुआ ऐसा। हाँ ठीक है, फिर चलने लगा। तो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो जो टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है और पॉलीस्टाइरीन है, ये सभी क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं। जो लेकिन नियोप्रीन है ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अभी इसके पहले भी इसकी मैंने आप चर्चा की है। तो हमारा जो विकल्प यहाँ पर सही होना चाहिए वो बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। तो डी अमाशय में होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो ये प्रश्न देखिए मैंने लिख भी रखा है कि 2019 में ये प्रश्न आया भी हुआ है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी जो रोग है ये हो जाता है। लेकिन आप यदि दूध, अंडा, सोयाबीन,
इन सभी चीज़ों को आप इनका सेवन करते हैं तो यह रोग भी क्या हो जाता है, यह रोग नहीं होता। तो आप ये समझिए कि जो रोग आप में होता है, ये वेरी वेरी जो रोग होता है ये पॉलिशवेट चावल के उपयोग से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के है। ये प्रश्न पीछे भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। जब हम पिछले ईयर्स के प्रश्न पत्रों को भी देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ये सभी प्रश्न पिछले ईयर्स के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। यह क्या है, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, संतुलन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, मानव को सोचने के लिए मस्तिष्क क्या होता है, इन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारा जो यहाँ विकल्प सही होना चाहिए वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा। देखिए, शिलाजीत मध्य एशिया के पहाड़ों से प्राप्त होता है। सुहागा जो है एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। जो हींग है ये है ऐसा पदार्थ है जिसे वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपका वो ए होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रातीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रातीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन कारण और कथन, जो कारण है वो कथन को ठीक से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी होगा कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सोडियम, पारा, चांदी, सीसा। विद्युत का अच्छा सुचालक, यदि विद्युत का अच्छा सुचालक देखा जाए तो आपको वैसे ही भी पता होगा चांदी जो है विद्युत का, इसमें दिए गए ऑप्शन में चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। वहीं जो सीसा है उष्मा का कुचालक दिया गया है। यहाँ पे कमरे के ताप पर द्रव चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा सीसा जो है, जो भी मिलना होना चाहिए, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इन दो विकल्पों के बारे में मालूम है हमें, और ये तो सभी को मालूम ही होता है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि पहले सोडियम और पारा को मिलाना था। ठीक है, जो सरल हैं, जिनको एक तरह से सबको लगभग मालूम ही होता है, हम उन विकल्पों तक पहले पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ चांदी और सीसा के बारे में हमें मालूम है। सी का क्या है, पहला यहाँ पे देखिए कहाँ है, सी यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, बी और डी गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका डी है, सीसा का क्या है, तीसरा है, देखिए कहाँ है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, पहले ही से इसको रॉन्ग हमने कर दिया है। तो हमारा यहाँ जो विकल्प होगा वो क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पदार्थ, अनुप्रयोग इसके, नीला थोथा, कृत्रिम वर्षा, इओसिन, कवकनाशी और सिल्वर आयोडाइड, लाल स्याही, जिंक फॉस्फाइड, कृंतकनाशी। तो आप ये समझिए, सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा के लिए, सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है तो इस अंश में इसका अनुप्रयोग किया भी जा रहा है कि यदि मान लीजिए बारिश नहीं होती तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाए सिल्वर आयोडाइड का। और वहीं जो आपका ये है, ये ओशिन जो है ये लाल स्याही से, लाल स्याही में इसका अनुप्रयोग है। तो आप ये समझिए, सिल्वर आयोडाइड पहला कृत्रिम वर्षा, देखिए सी का 1 कहाँ कहाँ दिया गया, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब बी और ए हमारा गलत है। और जो ई ओशिन है बी का देखिए 3, देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हमने पहले ही रॉन्ग कर दिया है। डी हमारा गलत हो जाएगा, जो हमारा सही होगा वो सी होगा। ठीक है, अब हम आज इस लेक्चर में जो क्या बोलते हैं पॉलिटी और आपका क्या बोलते हैं साइंस, ये दोनों सेगमेंट के सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। इकोनॉमी के जो प्रश्न थे ऊपर अभी हमने देखा कि कुल 3 प्रश्नों पर ही चर्चा की, अभी और भी इसमें प्रश्न हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे।
और मैं ये आपको बता दूं, जो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 का जो क्वेश्चंस पेपर था, जो 150 प्रश्न होते हैं उनमें से 100 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। बचते हैं हमारे आपसे 50 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको कुछ लगता है कि मुझे सुझाव देना चाहिए इन सभी को बताते समय कि कहाँ पर यदि कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो प्रीमियर करके डाला जाता है, आप लाइव चैट उस टाइम पे करेंगे तो आपके सभी कमेंट डिलीट हो जाते हैं। आप उसके बाद अपनी समस्याओं को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बाद में उसका उत्तर दिया जाएगा और जो आपके सुझाव होंगे उनको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।